अभी राखी पे गई, वापस आई, मैंने कहा तेरे को मेरी याद आई? बोले सच में इतनी याद आई? मैंने कहा कब आई? बोली है ना जब प्लेटफॉर्म पे एक भी कुली नहीं मिला ना। बहुत याद आई। पत्नी कब आपको जवाब दे दे पता नहीं लगता। ये करवा चौथ का व्रत क्यों निकला है मालूम आपको? अभी आ रही है 10 तारीख को, महिलाएं करती हैं। मैंने इससे पूछा ये क्यों करती हैं? बोले ये का यही पति है ना ओम भैया अगले जन्म में फिर मिले। मैंने कहा आदमी तो ऐसा नहीं चाहता, उसको तो इसी जन्म में कोई अच्छा एक्सचेंज ऑफर मिले तो चेंज कर ला। बोले नहीं इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट है? बोले जैसे अपने को पति मिला तो अपन ने उसको 15-20 साल में ठीक किया, कितने ही सुधरा हुआ पति मिले वो सुपारी भी नहीं खाता हो, पर उसकी लुगाई उसमें जब तक करेक्शन नहीं करे, अपने लायक नहीं बनाए, तब तक उसके प्राण नहीं छोड़ती। 90% लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो हेयर डाई लगाते हैं, खुद की इच्छा से नहीं लगाते, वो लुगाई टोंच टोंच करती है। कई बाल कसर वही रहा है, कसर कहीं वही रहा है तो क्या लगाओ। वो बेचारे को संडे को जबरदस्ती चुपड़ा चुपड़ू के पॉलीथीन फंसा के टीवी के आगे बिठा देती है, वो बैठा रहता वहां। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए, क्या मजे देता है। और बैठ गया। अब देख रहा है बेचारा, अब क्या करे, क्योंकि वो बहुत विचित्र चीज है। वो कब पूनम की रात अमावस में तब्दील करते पता नहीं लगता। अधिकांश लोग देखना घर में जब जाते हैं और पत्नी के सिर पे यदि चुन्नी बंधी हुई है या रुमाल बंधा हुआ है तो समझ जाते हैं कि आज इसकी तबीयत गड़बड़ है। मैं कविता सुना रहा था आपको, कविता ही सुनाता हूँ। ये तो इतनी सारी चीजें मेरे पास के 2-3-4 बार आपके बीच आना पड़ेगा। एक बार में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक तो ये क्या आपने कभी ज्यादा बुला लिए। अच्छा बाद में आपको समझ में आएगा कि यार 2-3 तो भर्ती के ही आ गए। तो मैं आपको वाकई में एक कविता सुनाता हूँ, मजे की कविता सुनिएगा, मजे लेने के लिए है और मजे के लिए सुनिएगा। अब वो राखी सावंत के लिए बोले, एक पत्रकार ने बंबई में मेरे से कहा, बोले आप राखी सावंत पे कुछ बोलिए। मैंने कहा काय को बोलिए? बोले नहीं कुछ सुनाइए। मैंने 4 पंक्तियां कही कि राखी सावंत यानी लज्जा शर्म और हया का अंत। राखी सावंत यानी लज्जा शर्म और हया का अंत। एक राखी कम कपड़ों में मंच तो सजा गई, एक राखी कम कपड़ों में मंच तो सजा गई, पर उस एक राखी के पीछे न जाने कितनी राखियां लजा गई, न जाने कितनी राखियां लजा गई। मालूम ही नहीं पड़ रहा। उसको बोल दिया आइटम गर्ल, मेरे को मिल गई एयरपोर्ट पे। मैंने कहा उसने मेरे से कहा, बोले आपने मेरे को पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचाना। बोले मैं आइटम गर्ल राखी सावंत। मैंने कहा मैं आइटम बॉय ओम व्यास। अच्छा आप देखना आखिरी टाइम पे एक हंसी, अभी तो एक नया काम और चालू हो गया। आप लोगों ने मोबाइल पे घंटी की बजाय फिल्मी धुन डलवा ली, फिल्मी गाने बजते हैं आप इसमें किसी के, वो गलत टाइम पे जब बज जाते हैं। एक अभी सीन हुआ, 85 साल की डॉक्टरी मर गई और हम उसकी खाटली बांध रहे हैं। बिल्कुल सत्य घटना है, मैं झूठ बात फालतू की कोई बात नहीं करूंगा समाज की बात। वो खाटली बांध रहा है, ये इधर वो बांस की अपन 8 खपच्चियां रखते हैं ना, तो इधर वाली वो नाले से मैं बांध रहा, उधर से वो बांध रहा। जो उधर वाला बांध रहा उसकी जेब में मोबाइल, 85 साल की डॉक्टरी, बाका खुला हुआ, मुंह खुला हुआ, बत्ती सी गायब, नाक में रुई लगी हुई। सीन देखना आप, वो लेटी हुई और वो बांध रहे उसको, और वो एक उसके मोबाइल पे गाना बजा। जो गाना बजा वो आपको आनंद दे तो उस डॉक्टरी के सम्मान में ताली बजा। मोबाइल पे गाना बजा और डॉक्टरी मर गई है। जलक दिखला जा, जलक दिखला जा, तू जा 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 जा। मैंने कहा ये आ गई तो तू भाग जाएगा। अब ताली बजा दो, अब आप मेरे लायक हो गए वापस। अरे पंडित साहब, एक रायचंदों पे कविता की फरमाइश भाई डॉक्टर कुमार विश्वास ने की है, वो सुना देता हूँ। आएगी आएगी, वो भी आएगी है ना। पीछे से मत बोलो नरेंद्र, तुम भी मत बोलो। पीछे से बोलना मतलब पेट खराब।
बात सही हो तो ताली बजाओ यार, मैं गलत बात कुछ नहीं करूंगा। नवीन ठीक है, ये बोले मेरी लाज रख लेना। मैंने कहा तेरी लाज क्या, होटल भी रख सकता हूँ। बोले लाज क्या होती है? मैंने कहा जहाँ लाज लूट जाए। और होटल क्या होती है? मैंने कहा हो सके तो टल। आइए मैं आपको कविता सुना रहा था रायचंदों पे। एक रायचंद होते हैं, रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह, इनका एक ही काम रहता, राय दो। कोई मांगे या नहीं मांगे, आप तो दो। हमारे चेयरमैन साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपके तो बहुत सारे रायचंद होंगे। होंगे वो, मंत्री जी के भी होंगे। मंत्री जी गए बैठे हैं, बहुत छुपा लिया आपने मंत्री जी को। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी रायचंदों की फौज। अच्छा, एमएलए का चुनाव लड़े होंगे हमारे मंत्री जी, आप देखना, वो हमारे मोहल्ले के एक एमएलए लड़े चुनाव, पारस जैन, शिक्षा मंत्री हैं, मेरे मित्र हैं। अब उनके यहाँ काम करने वाले एक लड़के का किसी लड़की से अफेयर था। मतलब वो उनके यहाँ चुनाव में काम करता था पार्टी का, और उस लड़की के भाइयों ने उसको एक बार पीटा था। ये सीन था बस। अब जब चुनाव का टाइम आया, वो पारस जी मंत्री थे, वो जीत गए, तो वो लड़का जो पिटा हुआ था बोले भाई साहब हमारा गया था अभी, हम बैनर नहीं बांधने दिया है, अपने निपटा हुआ है। मैंने कहा तू इसको निपटा रहा है कि पार्टी को निपटा रहा है? तो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। मैं एक कविता सुना रहा था रायचंदों की। रायचंद हर जगह उपलब्ध हैं, आप ढूंढने मत जाइए, आपको मिलेंगे। उनका एक ही काम, राय दो। कोई मांगे या नहीं मांगे, आप दो। मेरे दोस्त की दादी मर गई, हम उठाने की तैयारी कर रहे, तो इतने में ही मेरे कंधे पे एक ने हाथ रखा। मैं तो कहने लगे भाई साहब कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा आप तो पिक्चर हॉल में ही ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत मजाक करते हैं। मैंने कहा मर गई है तो वहीं ले जाएंगे। बोले नहीं, नए पे के पुराने पे। मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहां का मजा कुछ और है। मैंने कहा इस बुढ़िया के जलने में तेरा मजा कहाँ आएगा? पर आदमी राय दिए बगैर छोड़ता नहीं। और आप याद रखना, चित्तौड़ के जितने लोग यहाँ खड़े हैं या आसपास के हैं, आप देखना आखिरी टाइम पे चिता जमाते वक्त वहाँ शमशान में, वहाँ भी एक रायचंद आ जाएगा। बोले अशोक भैया ये मोटी वाली लकड़ी अलग रखो, ये तो ऊपर रखने के काम आएगी। ये होते हैं रायचंद, इनका एक ही काम। मैंने कहा क्या तू 3-4 बार मरा है? पर राय दिए बगैर आदमी छोड़ता नहीं है। मैंने वहीं से कविता पकड़ी, कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। सुनिए, ये खुद किराए के मकान में रहते हैं, पर आपके बनने वाले 10 लाख के मकान में अपने स्कूटर का पेट्रोल जला के आपको बताने आएंगे कि वास्तु के हिसाब से किचन आग्नेय कोण में होना चाहिए। आप इनको देखना, ये होते रायचंद। ये हमारी भाभियां बैठी, ये साड़ी खरीद के लाती हैं, पड़ोसन को दिखाने जाती, देखो भाभी जी कितने की है आप बताओ। उसकी एग्जाम लेती है, बोले आप बता। अच्छा, वो पड़ोसन भी 2000 की साड़ी को जब तक 500 की नहीं बताया तो काय की पड़ोसन। फिर वो कहेगी मेरे भाई की मिसेज ने सेम टू सेम 500 रुपए में ली थी। पर ना ये भाभी जी, ये ऑरेंज की जगह यदि पिंक कलर होता ना तो ज्यादा खुलती। मैंने कहा अभी तो लाई है। मालूम ही नहीं क्या बोल रहा। रायचंद हर जगह उपलब्ध है। मैंने वहीं से कविता पकड़ी, कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। ये तकिया कलाम होता है इनका। आप इलाज कराने उदयपुर ले जाओ तो बोले यार सवाई मानसिंह में कराते तो वहां का मजा कुछ और। जिनकी कोने वाली उंगली के नाखून का भी ऑपरेशन नहीं हुआ, वो आपको बाईपास कहाँ करवानी ये राय देने आएंगे। ये होते हैं रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह। मैंने उन्हीं से पकड़ के कविता लिखी। इनका तकिया कलाम होते, ऐसा कर लेते तो उसका मजा ही कुछ और। तकिया कलाम आप समझ रहे हैं? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, एक सेकंड ब्रेन मुझे वोकेबुलरी में से शब्द सप्लाई कर रहा है। एक शब्दकोश है मेरे दिमाग में, वो मुझे शब्द सप्लाई कर रहा है। उसमें जब डिले होता है, उसमें जब आने में देरी होती है, तो आदमी बीच में तकिया कलाम फंसाता है। जैसे मैंने कही, कहने लगे अबर के देखो मतलब क्या, नहीं समझे? ये सब तकिया कलाम है। आप दिन भर में सुनना, ऐसा आपको 50 लोग मिल जाएंगे।
तो मैं एक तकिया कलाम तो तुम्हारा भी मैंने बहुत जोरदार सुना। नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा ये नया आइटम आया है। मैं इंदौर से जा रहा था पूना बस में, ऊपर वाली बस पे लेटा हुआ था, नीचे वो दो लोग बैठे थे, एक 60 साल का बुजुर्ग और एक 15 साल का लड़का, और वो लड़के को ज्ञान पिलाया जा रहा था रात में। वो कुछ भी बोले, वो एक ही बात बोले, नहीं, कभी नहीं। 178 बार बोला वो पूरी रात में, सोने तो दिए ही नहीं मेरे को। मैंने कहा यही गिनो कितनी बार बोल रहा है। मैंने कहा इस पे तो कविता लिखी जा सकती है। मैंने पूना में बस स्टैंड पे सुलभ शौचालय के पीछे की साइड बैठ के एक कविता लिखी, उसकी 4 पंक्तियां सुनाता। ताली वाली बजा, हे करने से काम नहीं चलता। साले की बुराई, शक्की को दवाई, उधार प्रेमी को अपने दोस्त से मिलाना, पत्नी को अपनी असली इनकम बताना, कुत्ते के नवजात बच्चे को सहलाना, पहलवान की बहन से इश्क लड़ाना, बिना पानी देखे टॉयलेट में जाना और हकले से फिल्म की स्टोरी सुनवाना। नहीं, सब बजाओ, नहीं तो यही सुनाता रहूंगा पूरी रात। नहीं, कभी नहीं। आपने सुनी कभी हकले से? मैंने अभी सुनी। लगे रहो मुन्ना भाई, 7.5 घंटे में। हकले से फिल्म की स्टोरी सुनना मंत्री जी को आसान काम नहीं है। वो एक हवाई जहाज उड़ रहा था ऊपर आसमान में, उसका एक इंजन खराब हो गया तो उसने घोषणा की, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सभी यात्रियों को पैराशूट बांध दिए गए हैं, आप अपने अपने पैराशूट बांध लीजिए, हमारे एक इंजन में खराबी आ गई है, आप सब अपने अपने पैराशूट बांध लीजिए और खिड़की के रास्ते कूद जाइए, 10 तक गिनती गिनिए, उसके बाद बटन को दबा दीजिए, पैराशूट खुल जाएगा, आपका जीवन बच जाएगा, आप सबको अंतिम सहारा प्रणाम। तो एक हकला पहुंचा, बोले मतलब मैडम, बोले भाई साहब आप 3 तक ही गिनना, 10 तक तो जमीन पे ही पहुंच जाओगे। अच्छा कल्पना करिए कि चित्तौड़ के रेलवे स्टेशन पे रेलवे अनाउंसर हकला बैठा हुआ है और वो ये बता रहा है कि खंडवा से चलकर अजमेर की ओर जाने वाली यात्री गाड़ी अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से आ रही है। अब आप इसको सुनना, वो बता रहा है कि खंडवा से चलकर 9672 डाउन खंडवा में गाड़ी अपने निर्धारित समय से लग आ गई है। बहुत अच्छा यार, पीछे वाले नहीं बजा रहे ताली, यहाँ तो पुलिस तक बजा रही ताली। सुनिएगा, दांतों से नाखून काटने का मजा ही कुछ और है। कविता सुना रहा हूँ, जब कहूँ मजा ही कुछ और है आप ताली बजा दीजिएगा। मैं बिना किसी राजनीति के समाज से हास्य व्यंग कैसे उठाता हूँ वही आपके बीच पंडित बात। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का। मंत्री जी आप किसी भी काम से दिल्ली जाते होंगे, आप भले मंत्री हो गए, पर दिल्ली में यदि 100 ग्राम मूंगफली खरीदते होगे तो 2 मूंगफली फोकट की जरूर खाते हो। ये मनोवृत्ति है, ये आचरण है हमारा। ये बटले और मूंगफली, मटर और मूंगफली, इनका दुर्भाग्य है, ये बिना चखे दिखते ही नहीं है। आप स्थिति देखना, मैंने हास्य व्यंग कहां से पकड़ा कि दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, पूरी साइकोलॉजी है, पढ़े लिखे लोग समझे, पूरा मनोविज्ञान है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का।
जिसकी एक अलग प्रजाति पाई जाती है, कैलेंडर डायरी मांगने वालों की। मेरा एक दोस्त है, एक कमरे के मकान में रहता है, पर हर दिसंबर में, क्यों सेठ आपकी बात कैलेंडर वेलेंडर नहीं आए क्या? मैंने कहा क्यों रे, तेरे घर में तो जगह नहीं है क्या? भाभी की चोटी पे टांगेगा कैलेंडर? और मांगेगा जरूर। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती ट्रेन में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का, और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का। मजा ही कुछ और है। चोरी से फल, सीटी मत बजाया, जब बजाने का टाइम था तब तो बजा ही नहीं। मेरे को देख के क्या बजा? ये है लेट एप्लीकेशन लेके पहुंचने वाले लोग, इनको मालूम ही नहीं कहाँ जाए। अंधी गली में मत चल बेटा, और कोई फायदा नहीं। तेरे पास सीडी प्लेयर है, मैं तो पुराना रिकॉर्ड प्लेयर हूँ। सुनना, चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। एक ही चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। नरेंद्र बंजारा कह रहा क्या बात है, जैसे इसका चरित्र चित्रण हो रहा है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का, और थूक से टिकट चिपकाने का। मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का। हमारी भाभीियों का खास शौक, भैया थोड़ी चटनी देना, भले वो बेस्वाद हो जाए। ऐसी अच्छा, वो भाभी भी काई की भाभी जो एक दोस्त के साथ 3 कटोरी सांभर फोकट की नहीं पी के आए। और आप विश्वास करना मंत्री जी, मैंने तो ऐसी भाभियां देखी जिनकी गोद में 8-9 महीने का बच्चा, उसके नाम की भी 1 कटोरी सांभर मंगा के पी गई। तब मैंने कहा कि ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का, और साली की पीठ पे ढोल जमाने का। मजा ही कुछ और है। ब्याज के माल से मलाई खाने का, 3rd क्लास ससुराल को 1st क्लास बताने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए 2 दोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, गुटके और पान इधर उधर पिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का, और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का। मजा ही कुछ और है। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं, और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। यदि आप जीवित हैं, जागृत हैं, तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूँ, तालियां बजाइए। एक बार चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर पंडित ओम व्यास को उसके आनंद को लौटाए जो उसने आनंद दिया। ये हिंदी कवि सम्मेलनों का एक ऐसा जादूगर है, इतना चतुर आदमी है कि बिना ईद के भी पड़ोसी की बकरी को गले लगा सकता है। बहुत चतुर आदमी। इसकी कविताएं सुनकर कुछ लोग महाप्रयाण कर रहे हैं। मैं बुलाता हूं भाई पंडित ओम व्यास को कि वे अपनी चर्चित कविता माँ का काल पाठ करें। हाँ, पहले में और नगर के प्रबुद्ध श्रोताओं, आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, और उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जो इधर से दाद दे रहे हैं, जिनकी बसें सुबह 6 बजे हैं, और उनकी ये मजबूरी है कि वो यहाँ से उठ के कहाँ जाएंगे। मेरे को पूरी बात समझ में आ गई है। ये रायचंद है, बिना मांगे दे दिया। ये दूसरों की बसों की जानकारी रखता है, घर का भी पता मालूम है। मैं आपके बीच दूसरे दौर में वैसा कुछ नहीं करूंगा जैसा पहले दौर में किया। मित्रों, जिस कविता के लिए आदेश दिया है
मैं भारत संचार निगम लिमिटेड में काम करता हूं उज्जैन में। इससे पहले अपनी शून्य से शुरू की हुई यात्रा में आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि पॉपकॉर्न बेचकर, होटलों पर कप प्लेट धोकर मैंने जो यात्रा तय की वो यहाँ तक आई है। आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। वो लोग जो कविता सुनने के लिए बैठे हैं, एक कविता मैं उनके बीच रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम इस भीड़ में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने माँ को खो दिया, पर मित्रों ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जिन लोगों की माँ जिंदा है, जिनकी माँ जीवित है, वो दुनिया के सबसे संपन्न, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग। और उस माँ की वंदना में कविता के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यात्रा कीजिएगा। शायद पहले दौर के मेरे तमाम पाप और गलतियों को क्षमा कीजिएगा, वो मेरी उस वक्त की मजबूरी थी, पर कविता के नाम पर मैं यदि आपको कुछ सुना पाया तो इससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपके बीच रखता हूँ। अमिताभ बच्चन जी की पसंद की ये कविता आपके बीच रखता हूँ। आपकी और हमारी सबकी माँ घर पर हैं। किसी ने माँ को खो दिया होगा, मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर की शांति रखिएगा। इसको बिठा लीजिए, बिठा लीजिए। मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा जो मैं पहले दौर में किया, इसलिए इनको बिठा लीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप बहुत, बेटा बैठ जाओ तुम। नहीं, उसको डांटिए मत। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि रात के 3:15 बजे आदमी को अगले दिन की रोटी के लिए ये चाय इस भीड़ में बेचनी इसकी मजबूरी हो रही है। इसको डांटिए मत, ये इसकी व्यवस्था है। मैंने उस युग को जिया है, इसलिए मेरे साथ यात्रा कीजिएगा। तालियां बजाकर एक बार मुझे मन दीजिए। हाँ भैया, स्वागत। मित्रों, जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, तब माँ का स्तनपान करते हुए हमने कितनी बार उस माँ का एक स्तन मुंह में लिया और दूसरे स्तन पर अपने पैरों से उस माँ को मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने यदि दुनिया में किसी को दी है तो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा इस ताकत किसी के पास नहीं। मैं उस माँ की वंदना में कविता पढ़ता हूँ। जब हम चौके में बैठकर खाना खाया करते थे और हमारे इधर उधर देखने पर वो माँ समझ जाया करती थी और नमक हमारी तरफ सरका दिया करती थी। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाया करती थी। उस माँ को जब हम याद करते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो रात 2 बजे हमारे लौटने तक सिर्फ चटकनी और दरवाजा खोलने के लिए जागती थी, उस माँ को जब हम खोते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। आइए मैं उस माँ की वंदना में कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ। उज्जैन का शायर है रमेश सोज। उसकी 4 पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। तालियां मिले तो रमेश सोज को मिले। उसने लिखा कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। उस माँ की वंदना में कविता आपके बीच रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कितने ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, पर जिनकी माँ जीवित है, मित्रों, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और ये कविता उनके श्री चरणों में रखता हूँ। माँ क्या होती है कहने की कोशिश। स्वागत है। और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि बूढ़े माँ बाप आपके साथ आपके ही शहर में कहीं अलग रह रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहें, ताकि बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपके साथ रह पाएं। मैं कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा। अलग अलग लोगों ने माँ के लिए अलग अलग लिखा। किसी ने लिखा कि ईश्वर ने कोशिश की कि वो लोगों के घरों तक पहुँचे, वो उसमें असफल हो गया, तो उसने अपने आप को माँ के स्वरूप में ढाला और वो लोगों के घरों तक पहुँच गया। किसी ने कहा कि तराजू के एक पलड़े में पूरे विश्व के शब्दकोश रख दिए जाएं, दूसरी तरफ सिर्फ माँ शब्द को रख दिया जाए तो शायद माँ शब्द ज़्यादा भारी होगा। मैं उस माँ की वंदना में कविता पढ़ता हूँ, जो सीधे पल्लू की साड़ी के पल्लू में चाबी बांधती थी, आटे से सने हुए हाथ और कीचड़ से लथपथ पैर
उस माँ की वंदना में कविता है। थोड़ी शांति के साथ सुनिएगा। यदि आपके आसपास बैठा हुआ कोई आदमी बदतमीजी कर रहा हो तो आप उसे चुप करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक अच्छी कविता आप तक पहुंचाता हूं, मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं है, सुनिएगा। स्वामीनाथ पांडे की एक कथा अपने साथ ले जाइए। उसने लिखा कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, नीचे वाले मकान में रहता था। दूसरा बेटा ऊपर वाले मकान में रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर यह उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य रंग के कवि ने कुछ पंक्तियां माँ के लिए लिखी। यात्रा करें मेरे साथ। माँ 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 संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है। माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ और जितने पिता बैठे हैं वो मेरी 6 पंक्तियाँ अपने साथ ले जाएं, शायद मेरी भावनाओं तक पहुँच पाएं। एक 6 पंक्तियों की छोटी सी कविता से समापन करता हूँ। कविता का शीर्षक है ओ पापा हार गए। ओ पापा हार गए। रात ठंड की बिस्तरों के ढेर पर मेरा 5 बरस का बेटा अक्सर मुझसे कहता है, पापा ढिशुम ढिशुम खेलें, पापा ढिशुम ढिशुम खेलें। और उसकी नन्ही मुट्ठियों के वार से मैं गिर पड़ता हूँ। वह खुश होकर खिलखिलाता है, पापा हार गए, ओ पापा हार गए, मम्मी पापा हार गए। अब वो मेरा बेटा जवान होकर ऑफिस से लौटता है और बहू की शिकायत पर मुझ पर खींचता है, चिल्लाता है, झल्लाता है। मैं फिर हार जाता हूँ। उस हारने के सुख और इस हारने के दुख, इन दोनों के बीच मैं खुद को खड़ा पाता हूँ। समय अपना गीत गाता है। उस हारने के सुख और इस हारने के दुख, इन दोनों के बीच मैं खुद को खड़ा पाता हूँ। समय अपना गीत गाता है। मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा। ओ पापा हार गए,
ओ पापा हार गए मम्मी। बहुत बहुत भाई उनको और इसी के साथ हम इस प्रदर्शन को अगले वर्ष तक के लिए हम स्थगित करते हैं और आप सभी को हम इतना ही कहते हैं कि उजालों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। एक बार इस नगर मैं एक ऐसे मंच के मोगली को आपके बीच में लाना चाहता हूं जो वास्तव में बहुत व्यस्त थे। जो लोग जा रहे हैं उनको घर जाकर सफलता हासिल नहीं होगी ऐसा श्राप देता हूं। बढ़िया। या तो कुंडी अंदर से बंद मिलेगी। ओम भाई वो बा साहब भी जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे? उनको तो अंतिम प्रणाम करेंगे। आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी आप प्रेरणा ठाकरे जी का गीतमय प्रवचन सुन रहे थे। मैं आपको कोई ज्ञान की कविता नहीं सुनाऊंगा। प्रकाश मोगरा जी, हमारे सूरज भाई पोलवाल जी, बिहारी लाल जी चौधरी साहब और हमारे बहुत आत्मीय श्री कालूराम जी व्यास पार्षद साहब, आप सबको प्रणाम करता हूं। उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूं जो दूसरों की मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गए। अब उनकी ये मजबूरी है, जब तक वो नहीं जाएगा वो जा नहीं सकते। हाँ। जो लोग पत्नी सहित आए हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूं। बहुत मन से आप कवि सम्मेलन सुन रहे थे। अभी आपने यहाँ कुत्तों की भी बातें सुनी। मेरा कहने का मतलब कुत्ते विषय पर बातें सुनी। ये लगातार छेड़ रहा था, वो छेड़ रही थी। ये रासलीला भी देखी। मैं आपको ज्ञान की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा। हाँ हो तो सुना है। भगवान की कसम खाकर कहता हूं ज्ञान की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा। प्रकाश जी, इन दिनों ज्ञान की स्थिति बहुत खराब है। सवेरे 18 चैनल खोलो तो 19 बाबा प्रवचन देते हुए मिलते हैं और उसी समय हम ब्रश करके थूकते हैं। ज्ञान की बड़ी दुर्गति हो गई। बड़ी सादड़ी में पुलिस बैठी हुई है कुर्सी पे। इसका मतलब है कि मामला ठीक चल रहा है, फील गुड हो रहा है। आप फील गुड की मुद्रा में रहिएगा। मैं ज्ञान की कोई कविता नहीं सुनाता साहब। राजनीति पे एक भी बात नहीं बोलूंगा, भगवान की कसम खाकर कहता हूं। 2 कौड़ी की राजनीति पे 2 करोड़ की कविता बर्बाद करने का कोई मतलब भी नहीं है। मेरी बात जहां आपकी समझ में आए ताली वाली बजाते रहना। ये मेरे पिताजी की जन्मभूमि है, इसको प्रणाम करता हूं। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं। वैद्य नंद वल्लभ जी जोशी, गिरिराज जी जोशी, अशोक जी मेहता, मेरे जाति के परिवार के लोग बैठे हुए हैं। मैं आज की तारीख में कहीं और था पर पिताजी के आदेश पे हाजिर हुआ हूं, इसलिए एक बार तालियां बजाइए और मुझे आदेशित करिए कि मैं चालू हूं। चालू। कह रही थी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में से लाए हैं। प्रेरणा, तुम अभी बच्ची हो। और एक बात कहना चाहता हूं, घर में मिक्सी होती है, चटनी पीसते हैं उसमें, पर उसके लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। पर सिलबट्टा यदि घर में हो, सिललोड़ा, तो उससे कभी भी चटनी पीसी जा सकती है। हम दिखने में खराब जरूर है पर काम की चीज है। इसमें भी है। तुम मेरी तरफ हो कि उसकी तरफ हो? वो कह रही थी तो ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई गीता भारती प्रवचन दे रही हो। हैं? दोनों तरफ हो, बीच वाले हो, मतलब ये दोनों तरफ हैं। बेटा मेरे मुंह मत लगना, मेरा खेल जरा दूसरे टाइप का है। ऐसा कर जाऊंगा कि बड़ी सादड़ी में महीने 2 महीने लोग तेरे को छेड़ते ही रहेंगे। मेरे पास अलग टाइप का काम है साहब। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। हमारा देश बड़ा विचित्र है। आप कहीं ऑयल पेंट पुतवाइए दीवार पे और ऊपर बोर्ड लगा दो कि ये गीला है, तो भी लोग हाथ लगा के देखेंगे कि है कि नहीं है। हमारा देश ऐसा है, हमारा विचित्र टाइप का देश है। मुल्ला जी आप भी ताली बजाओ। कुंवर जावेद भाई बैठे हैं, आपको उनको सुनना है।
ये भी थोड़ी देर सुनाएगा। अब बैठ जा भैया, कहीं भी आदमियों के बीच बैठना तो उसमें जगह क्या पसंद कर रहा है। 55 साल हो गए देश को आजाद हुए। एक बात कही थी हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, मैं तो 2 ही पंक्तियां कहता हूं, पढ़े लिखे लोग सुने। दिवाली अंग्रेजी में लिखना, रमजान अंग्रेजी में लिखना। दिवाली में आखिरी में अली आता है, दिवाली में अली बसे, रमजान में बसते राम, और हंसते गाते देश में रोने का क्या काम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई ओम जी। 1.5 किलोमीटर लंबी कविता लिखो। ये बेचारे घर के सताए हुए तो यहां आके बैठे हैं, यहां भी अपन इनको सताएंगे तो ये कहां जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अच्छे से सुनिएगा, मन से सुनिएगा। हम किसी पार्टी के लोग नहीं है साहब, हम टी पार्टी के लोग हैं। उल्टी मित्रों, हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस है। क्या लिखा, वाह 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 ओम जी। ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लक्षण भी ठीक नहीं है। 10 रुपए का चमड़े का बक्कल सिर में लगाती हैं, क्लिप चमड़े का 10 रुपए का सिर में लगाती हैं, और 5000 रुपए तोले का सोना जब इनकी पैरों की उंगलियों में देखता हूं तब मुझे लगता है कि हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। तब कहना चाहता हूं कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। कुत्ता स्टेटस सिंबल हो गया, कुत्ते से आदमी का स्तर पता लगने लग गया। इस देश में गाय पाली जाती थी, अब कुत्ते पाले जा रहे हैं, और कुत्ते भी वो जिनमें कुत्ता ही नाम की नहीं। उससे ज्यादा कुत्ताई तो उसके मालिक में होती है। आप तो बहुत छोटी जगह रह रहे हैं, पर आप बड़े शहरों में जाइए, वहां कुत्ते जब सवेरे अपने मालिक को घुमाने निकलते हैं वो कुत्ता आगे चलता हो, मालिक उसके पीछे पीछे। ये कुत्ते से कहना क्या चाहता हूं, बात के तथ्य तक जाइएगा, तब मैं आपको समझ में आए कि मैंने कोई बात कही है तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा और लंबी चोटी भूल गए, फ्रिज कूलर याद रहा, पानी का मटका भूल गए, रिमोट तो हमको याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा और प्याऊ का पानी भूल गए। अरे टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। क्या इतने ही लोगों को समझ में आई? अरे गुजरात में भूकंप आया, हजारों मरे, कोई नहीं रोया, पर तुलसी का पति मिहिर मर गया तो पूरा देश परेशान हो गया। तब कहना चाहता हूं, टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। आजकल लोग प्रणाम ऐसे करते हैं जैसे घुटने छू के एहसान कर रहा हूं। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए। अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। अरे दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। हम दोस्त यारों को याद रखते हैं, सगे भाई को भूल जाते हैं। सगे भाई से झगड़ा करते हैं और लायंस क्लब में भाईचारा ढूंढने जाते हैं। उस नकली समाज से कहना चाहता हूं, सुनना, बढ़िया बात है कि दोस्त यार सब याद रहे। समाज है क्या? बाप मोटरसाइकिल लाता है किश्त पे, बेटा उस पे अपनी प्रेमिका को घुमाता है और बाप आटे का कनस्तर और तगारी कंधे पर रखकर आटा चक्की जाता है। उस नकली समाज में कहना चाहता हूं, सुनिएगा, कि दोस्त यार सब याद रहे। और अंतिम पंक्ति यदि आपकी समझ में आए तो तालियां बजाकर पंक्तियों का सम्मान करिएगा। कि दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई भूल गए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। कुछ लोगों को लगने लगा होगा कि इसने भगवान की कसम खाई और ये तो ज्ञान बांटने लग गया। ऐसा नहीं है, हंसने के लिए 50 मीटर है। आज हम सूरज जी के घर पे गए तो भाभी जी मेरे से कहने लगी, बैठो बैठो हम भैया चाय बना दें। मैंने कहा भाभी मैं चाय नहीं पीता। वो संजय नागौरी हमको लेके गया था। मैंने कहा भाभी मैं चाय नहीं पीता। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे को एसिडिटी होती है। बोले हाँ ये 26 जनवरी से लोकल हो गई है, 95 पे ही मिल जाती है।
अरे मैंने कहा एसिडिटी नहीं होती है, एसटीडी होती है। वो एसटीडी होती है, मेरे को एसिडिटी होती है। बोले ये क्या होती है? मैंने कहा ये बीमारी होती है। बोले अच्छा मैं दूध लाती हूँ। एक गिलास दूध लेके आई, मैंने वो दूध देखा फेंक दिया। दूसरा गिलास लेके आई, मैंने देखा और ढोल दिया। तीसरा गिलास फेंकने जा रहा था तो मेरे को कहने लगी क्या हूँ भैया, हम आपके लिए दूध लाए, आप दूध फेंक रहे हैं। मैंने कहा भाभी दूध में मक्खी है। भाभी बोली मक्खी दूध में नहीं है, चश्मे के कांच पे चिपकी हुई है। हमारी तो हालत खराब है साहब, और मेरी तो इतनी हालत खराब है साहब कि एक सरदार जी ने भी मेरे को छेड़ दिया कोटा में। मैं चोटी रखता हूँ साहब, ब्राह्मण आदमी हूँ। मेरी चोटी देख के बोले चोटी क्यों रखता है? मैंने कहा ये चोटी नहीं है, एंटीना है। बोले इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे विचार आते हैं। बोले साले इतने से एंटीने से विचार आते हैं, फिर तो मेरा पूरा माइक्रोवेव टावर है, मेरे को क्यों नहीं आते विचार? मैंने कहा सरदार जी विचार तो तुमको भी आते हैं, पर दाढ़ी की अर्थिंग से नीचे उतर जाते हैं। लोग मेरे साथ छेड़खानी करते हैं साहब, मैं नहीं छेड़ना चाहता पर छेड़ देते हैं। मैं आपको एक दो छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा। हंसने हंसाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होगा, लोगों को यह भी नहीं मालूम, किसी की मौत हो जाए, गमी हो जाए, वहां बैठने जाओ तो वहां बोलो क्या, नहीं मालूम किसी को। अभी हमारे यहाँ उज्जैन में 4 भाइयों के बाप मर गए। सीन बताता हूं आपको। 4 भाई बैठे हुए गवाड़ी में, बाड़े में, दरी बिछी हुई, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पे रखी हुई, एक आलू में 3 अगरबत्ती फंसी हुई, 2 लोकल अखबार पड़े हुए, हमारे वैष्णव जी और कंठालिया जी बैठे हैं। ये सीन रहता है साहब, आप देखना हाथ से कहां पैदा हो रहा है। अब वो एक बैठने आया उनके यहाँ, चौथा 5वां दिन था, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। तो एक बैठने आया तो साइकिल समेत ही अंदर बाड़े में आ गया, गवाड़ी में, बिल्कुल दरी के पास साइकिल खड़ी करी। मैंने कहा दरी पे ही खड़ी कर ले, इतनी दूर भी क्या खड़ी करी? बोले यार क्या बताऊं, पिछली बार मैं धर्मराज जी की मदर के टेम पे गया तो वहां मेरी नई की नई साइकिल चोरी चली गई, जब से मैं अंदर ही लेके जाता हूं। मैंने कहा अच्छा हुआ नीचे बैठे हैं, किसी ऊपर वाले मकान में बैठे होते तो तू साइकिल ऊपर ले जाता। अब आप देखना, वो बैठने गया और उसने हाथ से पैदा किया वहां। मेरे को तो भरोसा ही नहीं हुआ यार। परसों मेरे को अशोक मिला तो अशोक मेरे से कहने लगा यार कि दादा सलट गए। ये संवाद चालू किए उसने। मैं तो समझा मजाक कर गया। तो कल मेरे को संजय मिला तो संजय ने मेरे को बताया यार कि दादा की फाइल निपट गई यार। मैं तो समझा मजाक कर लिया। तो आज सुबह मैंने तुमको सुरेश के स्कूटर पे पीछे बैठे जाते देखा तो मैं समझ गया यार कि दादा की फाइल निपट गई यार। कितनी उम्र होगी? तो 4 भाइयों में से एक बोला 90 साल। जल्दी चले गए यार। अब 90 साल में भी जल्दी चले गए। ये मरे में बैठने गया हो, बोले जल्दी चले गए यार। क्या बीमार थे क्या? मैंने कहा नहीं, फुटबॉल खेलते खेलते मरे। अब 90 साल का आदमी बीमारी में नहीं मरेगा तो काहे में मरेगा? समझ में आ रही हो तो ताली वाली बजाते रहना। बोले कितनी उम्र होगी? तो उन्होंने कहा 90 साल। बोले बीमार थे क्या? मैंने कहा नहीं, फुटबॉल खेलते खेलते मरे। कब रखी है 13वीं पगड़ी? 12वीं 13वीं कब रखी है? तो उसने कहा 17 तारीख को। धर्मशाला कर ली? ये मरे में बैठने गया। बोले हाँ कर ली। बोले कौन सी धर्मशाला करी? तो बोले वो औदिच्य धर्मशाला। बहुत बढ़िया है यार वो। उसमें क्या नीचे का काम नीचे निपट जाता, ऊपर का ऊपर निपट जाता है। पानी की भी बहुत सुविधा है उसमें। उसका बाप मरा, वो धर्मशाला को रो रहा है। हलवाई कर लिया क्या? अब हलवाई पे आया। ये मरे में बैठने गया। तो बोले हाँ कर लिया। किसको किया? बोले वो वांशी वाले लक्ष्मी नारायण को। बहुत बढ़िया है यार वो, बहुत फर्स्ट क्लास हलवाई है यार। मेरी मदर के टाइम पे अपन ने इसी को बुलाया था। लोगों ने कहा कि यार मजा आ गया यार। उसकी माँ के मरे में लोगों को मजा आ गया। बहुत बढ़िया हलवाई है यार। क्या बनवा रहे हो? ये मरे में बैठने गया। बोले क्या बनवा रहे हो? तो उसने कहा कि बेसन की चक्की और लड्डू का सोचा है। हाँ यही बनता है आजकल, यही बनता है। वैसे गर्मी का टाइम चालू हो गया है, श्रीखंड भी बनाओगे तो लोगों को मजा आएगा। आदमी को मालूम नहीं, ये माताएं बहनें बैठी ये हाथ से पैदा कर देती
किसी के छोरा हो छोरी हो तो हाथ से पैदा कर देती है, साता पूछने जाती है और हाथ से पैदा करके आती है। एक मेरा मित्र है घनश्याम, मैं आपको उसका सरनेम इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे कि ये तो अग्रवाल है। अपन किसी के घर की बात सार्वजनिक क्यों करो। वो घनश्याम के यहाँ 14 साल बाद छोड़ा हुआ साहब, 14 साल बाद। वो कोई भावनगर तलाजा रोड में एक माताजी हुई थी 5-7 साल पहले, आपने सुना होगा। बा साहब भी मुंडी हिला रहे हैं, इसका मतलब ये भी धोख दे के आए वहां। अब वो 14 साल बाद छोड़ा हुआ साहब, और वो छोड़ा और उसकी लाड़ी अस्पताल में लेटी हुई ने, वहां वो छोड़ा 3 दिन का। उधर मैं बैठा हुआ, इधर वो घनश्याम बैठा हुआ। कोई दूर के रिश्ते की 2 घनश्याम की बुआ जी साता पूछने आई, तबियत पूछने। घनश्याम की 2 बुआ जी साता पूछने आई और उसने आके हाथ से जो पैदा किया वो मालवी में है, पर आपको समझ में आएगा। वो आई तो आते से अंदर घुसते से जो संवाद कहे आप उनको सुनिएगा और आपको लगे कि ये आनंद की बात है, आपको समझ में आ रही तो मेरे को ताली बजा के संप्रेषित कीजिएगा कि बात आपकी समझ में आ रही है। जैसे ही वो अंदर आई तो आते से ही बोली, ए देखो तो हम है नहीं, वहां सामने वाला वार्ड में पहुंची गया था तो हमारे बताया कि वी तो यहाँ है। कहाँ है छोरो, कहाँ है छोरो? मैंने कहा फिल्म देखने गए है। बोले दादा तुम बहुत मजाक करो। मैंने कहा बुआ जी परसों जापो हुआ है तो छोरो कहाँ जाएगा? और वो दोनों उठ के उस छोरे को देखने गई। आप देखना, दोनों उठ के पलंग पे उस छोरे को देखने गई तो जाके उन्होंने जो कमेंट करे, जो टिप्पणी करी वो आनंद का विषय बनी। जाके एक बोली ए थोड़ा दुबलो है, तो दूसरी बोली घनश्याम पे गया है। ए थोड़ा दुबलो है, तो दूसरी बोली घनश्याम पे गया है। फिर एक ने टिप्पणी करी, यह खिड़की क्यों लगाई रखी तुमने, यह खिड़की के खोलो नहीं। तो दूसरी बोली ये टोपो नहीं पिलाया, टोपो। एक खिड़की खुलवा रही है, दूसरी टोपा पहना रही है। ले चला डरी, फिर अपना टेम्पो नहीं मिलेगा। अब उनको टेम्पो की याद आ गई। अब वो उठ के चलने लगी साहब, वो उठ के जाने लगी। जैसे वो उठ के चलने लगी तो उनको वो सोती हुई लाड़ी दिखी और वो लाड़ी को छेड़ा, कई लाड़ी कई हुई गया हो। तो मैंने कहा नहीं तो कहीं डिस्को करे। दादा तुम बहुत मजाक करो। मैंने कहा बुआ जी परसों डिलीवरी हुई है तो सोएगी नहीं तो कहीं करेगी। अब वो लाड़ी ने देखा बुआ सास बड़ी इनडायरेक्ट असर करने वाली चीज होती है, तो उसने पलंग पे से ही धोख देने की कोशिश की। तो वो बोली कहीं नहीं तुम तो लेटा रहो, कहीं हालत बनाई रखी है, कहीं खाओ पियो नहीं। तो दूसरी वाली बुआ जी ने कमेंट किया, सच्ची आजकल की छोरियां तो कहीं खाए पिए ही नहीं। ले चला फिर अपने टेम्पो नहीं मिलेगा। फिर वही कैसेट फंसा दी उन्हें, टेम्पो नहीं मिलेगा। अब वो जैसे उठ के चलने लगी साहब, जैसे उठ के चलने लगी तो वो एक बुआ जी ने घनश्याम के कंधे पे हाथ मारा और बोली, चला घनश्याम अच्छो निपटी गयो। मैंने कहा बुआ जी घनश्याम निपटी गयो कि लाड़ी निपटी गई? घनश्याम निपटी गयो कि लाड़ी निपटी गई? दूसरी वाली बुआ जी ने जो कमेंट किया वो कमेंट यदि आपकी समझ में आया तो उन बुआ जियों के सम्मान में ताली बजाना, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब पहली वाली ने कहा चला घनश्याम अच्छो निपटी गयो, तो दूसरी वाली ने कहा चला घनश्याम तू थोड़ो परहेज से रीजे। क्या बात है, ताली बजाओ एक बार, समझ में नहीं आई हो तो अभी। ये आनंद है, कविता नहीं है। कविता आप सुनाता हूं, सुनना। ये तो जमावट है, ये जमावट है। मैं एक कविता सुनाता हूं, सुनना। हाँ सुनाता हूं, मेरे बेटे वो बोल रहा है, वो कविता भी सुनाऊंगा। चूंकि मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैं एक ही दौर जोरदार करके जाना चाहता हूं। आपको एक कविता सुनाता हूं, सुनना। मजे की कविता है साहब, हंसने हंसाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी 15-20 दिन पहले मुझे प्रवाहिका नाम की बीमारी हो गई। आपने नाम सुना होगा, आयुर्वेद के लोग समझते हैं प्रवाहिका किसे कहते हैं। अंग्रेजी के डॉक्टर उसको डिसेंट्री कहते हैं, लूज मोशन। ये बढ़िया है। अब भी समझ में नहीं आई तो पगड़ी वालों सबके लिए बताता हूं, दस्त लग गए। क्योंकि ये तो मेरा गांव है, मेरे पिताजी का जन्म स्थान है, इसलिए मैं यहाँ आपसे पारिवारिक बात कर सकता हूँ। 15-20 दिन पहले की बात है, मेरे को प्रवाहिका हो गई। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को प्रवाहिका हो गई।
बोले ये क्या होती है? मैंने कहा लूज मोशन। बोले अच्छा अच्छा, कितने हुए? मैंने कहा करूं कि गिनूं? अरे अच्छा, आदमी करेगा कि गिनेगा? उस वक्त तो एक ही लक्ष्य रहता है, लक्ष्य तुरंत खा ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई परहेज? बोले परहेज ये कि हल्का फुल्का खाना। मैंने कहा हल्के हो जाती है सब। मैं आपको सुनाता हूं एक कविता मजे की। कविता का शीर्षक है मजे ही कुछ और है। सुनना संजय, हमारे कालीचरण जी बैठे हैं, सुनना। एक कविता सुना रहा हूं, एक कविता प्रकाश जी, सूरज जी, बिहारी जी, आपको समर्पित करता हूं, सुनना। यार ये लाइट बंद कर सकते हो क्या? हम मध्य प्रदेश से आए हैं और हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी ने हमको लाइट की आदत ही नहीं रखी। अंधेरा कर दो इसको, वीडियो शूटर, लाइट बंद कर दो यार। हाँ, ये तुम्हारी दुकान तो चल जाएगी पर मेरी उखड़ जाएगी। हाँ बस ये चलने दे, इसमें तो आपत्ति थोड़ी है। कितनी देर से लाइट मार रहा है यार? इतनी लाइट तो ससुराल वालों ने नहीं मारी। सही में अंधेरे में बारात गई मेरी, इसीलिए तो शादी हो गई। तो क्या मैं तेरे को शादीशुदा नहीं दिख रहा हूं? ये बोल रहा ऐसा दिख ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, मेरी भी हुई। एक बार मित्रों उस आदमी के लिए तालियां बजाइए जिसने एक लड़की उपलब्ध करा के मेरा विवाह करवाया। तालियां बजाइए उसके लिए। सुनाता हूं एक कविता, सुनना। ये पूरा, मेरी पत्नी जब पहली बार मायके गई तो मेरे ससुर जी उसको लेने आए। वो लेके और ट्रेन में बैठ के चले गए। मैं बाहर निकलने लगा तो एक सज्जन मेरे से टकराए। मेरे से कहने लगे और क्या ओम भैया कैसे? मैंने कहा हॉकी खेलने आया था। अब रेलवे स्टेशन पे पूछ रहा कैसे? बोले नहीं नहीं कैसे? मैंने कहा पत्नी को छोड़ने आया था। अच्छा अच्छा, कहाँ गई है? मैंने कहा तेरे को क्या मतलब? बोले नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मेरी पत्नी अहमदाबाद की है। मैंने कहा पत्नी को छोड़ने आया था, अहमदाबाद गई है। अच्छा अच्छा, तो अपनी मिसेस अहमदाबाद की है? मैंने कहा क्यों रे, अपनी से क्या मतलब? मैंने कहा अपना नगर पालिका का अध्यक्ष हो सकता है। मैंने कहा पत्नी तो व्यक्तिगत चीज है यार। वो बोला मैं तो ऐसे ही बोल गया। मैंने कहा तेरे ऐसे ही बोलने में 50% की पार्टनरशिप हो जाती है। आदमी को भान नहीं रहता, बोल जाता है। कितने बोलते हैं? बोले अपनी ससुराल है, उदयपुर अपनी ससुराल है। मैंने कहा तेरी होगी, हमारी गाय की है। अपने में संभाव है, बहुत सारे बात जुड़ जाती है, पर ये बोलने बोलने का अंतर है। आप देखना कितने लोग आपको पत्नी बच्चों के साथ बाजार में मिलेंगे, आपसे परिचय कराएंगे, भैया ये मेरी पत्नी, ये मेरी मिसेज। आप कहेंगे नमस्कार, उनकी पत्नी भी करेगी नमस्कार। आप उनके दो छोरे छोरियों में से किसी एक के सिर पे लाड़ से यूं ही हाथ फेर दो जो उनके साथ खड़े हैं, वो बोलेगा सब आपके ही हैं। मैंने कहा अच्छा मिसेज आपकी ना, बच्चे हमारे हो गए। सहज भाव से बोल जाता आदमी। मेरी पत्नी जब पहली बार मायके गई, वापस आई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे को मेरी याद आई? बोले सच्ची तुम्हारे गले की कसम इतनी याद आई? मैंने कहा सही कह रही है। बोले तुम्हारे कंठ की सौगंध इतनी याद आई? मैंने कहा कब आई? बोले है ना जब प्लेटफॉर्म पे एक भी कुली नहीं दिखा ना, तो तुम्हारी बहुत याद आई। आदमी की हालत दो कौड़ी की होती है साहब। सुरेश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आदमी की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा आप कोई भी अच्छा काम करो, पत्नी उसको 1 मिनट में रिजेक्ट कर देगी। और हर पत्नी को दूसरे का पति ज्यादा समझदार नजर आता है, ऐसा हर पत्नी को लगता है। हादसे के लिए बहुत सारा मैटर है। आप मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी को बिठाओ और निकलो बाजार में। जैसे आप बाजार में निकले, कोई परिचित मिल गया, वो भी आपके सामने आ गया, वो बात आपसे करेगा। आप रुक गए, वो भी रुक गया, बात आपसे करेगा, पर उसका पूरा ध्यान मोटरसाइकिल पे बैठी आपकी पत्नी की तरफ रहेगा। और फिर आखिरी में पूछ ही लेगा, ये क्या अपने घर से हैं? मैंने कहा नहीं, टेंट हाउस से लेके घूम रहा हूं। क्या बात है ओम जी। ये मनोविज्ञान है, ये कविता नहीं है, मनोविज्ञान है।
मैं मनोविज्ञान पढ़ता हूं, मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, सुनाता हूं आपको एक छोटी सी कविता मनोविज्ञान की। एक कौम पाई जाती है पूरे देश में, उस कौम का नाम है रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह। जैसे बिहारी लाल जी को, हमारे प्रकाश जी को और सूरज जी को, इन तीनों को ये आयोजन इनने जुटाया है। आपको यदि वाकई में आनंद आ रहा तो एक बार तालियां बजाकर इन तीनों का सम्मान कीजिए ताकि ये परंपरा चलती रहे। मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसी कविता जो रायचंदों पे लिखी है। ये रायचंद क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी के भी कोई भी काम में राय देने आ जाते हैं। काम किसी और का है, ये राय देने आएंगे। आपका मकान बन रहा है, ये खुद का स्कूटर मोटरसाइकिल का पेट्रोल जला के आपको राय देने आएंगे। आप मांगो मत। मेरे एक दोस्त की दादी मर गई, हम उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे एक ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगा, भाई साहब कहां ले जाएंगे? मैंने कहा पिक्चर हॉल में ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत मजाक करते हो। मैंने कहा मर गई है तो शमशान में ले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है नए वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे? हमारे उज्जैन में 2 शमशान है। मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहां का मजा कुछ और है यार। मैंने कहा इस डोकरी को कहीं भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। पर नहीं साहब, आदमी राय दिए वगैरह छोड़ता नहीं है। आप देखना कभी आपके यहाँ बड़ी सादरी में कोई दिवंगत हो जाए, शांत हो जाए, अल्लाह ताला के पास चला जाए, ऊपर चला जाए भगवान के पास, तो आप देखना उसको अपन जब आखिरी टाइम पे ले जाते हैं, वहां चिता जमाते हैं, वहां चिता जमाते समय भी एक आदमी बोलेगा आखिरी में, बोले किशोर ये भारी वाली लकड़ी अलग रख ले, ऊपर रखने के काम आएगी। ये होते हैं रायचंद जो वहां तक पीछा करते हैं। इनका एक ही काम राय दो। मैंने वहां से एक हास्य व्यंग की कविता पकड़ी है, आप सबका सुनने का मानस हो तो तालियां बजाकर एक बार जोरदार मुझे आदेश कीजिए, मैं सुनाता हूं कविता। ये रायचंद होते कैसे? ये कविता का जन्म कहां हुआ? मेरे एक दोस्त ने मिठाई की दुकान खोली और बेचारे ने बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ, जब यहाँ मिल रही है तो ऊपर हमारे यहाँ लिखवाने से क्या फायदा? बोले क्या करूं? तो उसने कहा साफ करवा इसको। उसने बेचारे ने हमारे यहाँ पुतवा दिया पेंटर से। अब उस पर लिखा हुआ था ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्यों रे, मिठाई भी कोई 2-4 महीने पुरानी बेचता है क्या? तो उसने कहा नहीं। तो बोले फिर ये ऊपर ताजी लिखाने से क्या फायदा? इससे लोगों को शक होता है। बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसने बेचारे ने ताजी भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ, जब नीचे शोकेस में मिठाई रखी है तो आदमी पहले नीचे मिठाई देखेगा कि ऊपर पढ़ेगा? बोले नीचे देखेगा। बोले फिर ऊपर मिठाइयां लिखाने से क्या फायदा? उसने कहा क्या करूं? उसने कहा साफ करवा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां साफ करवा दी। अब उस पर लिखा हुआ था मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्या फोकट में मिलती है? बोले नहीं, पैसे लेके देता हूं। बोले फिर मिलती का क्या मतलब? तो उसने कहा क्या करूं? बोले साफ करवा। उसने बेचारे ने मिलती भी पुतवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हुए। बोले बेवकूफ, जब शटर खुला है, दुकान का दरवाजा खुला है, तू है, मिठाई है, इसका मतलब है कि है। बोले क्या करूं? ये बोले ये ऊपर फालतू में है लिखवा रखा है, इसको पुतवा। उसका पूरा बोर्ड उन रायचंदों ने, राय बहादुरों ने, राय सिंहों ने साफ करवा दिया। साहब ये कौन होती है? रायचंदों की, राय सिंहों की, रायचंदों की। पर इतना भी होता तो गनीमत थी। प्रकाश जी अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गया। बोले यार इतना प्यारा बोर्ड खाली पड़ा, इस पे लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं? ये कौन होती है साहब? रायचंदों की। मैंने वहां से एक कविता निकाली, कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। सुनिएगा, और जहां मैं बोलूं मजा ही कुछ और है आप ताली बजा देना। आप देखना एक कवि की दृष्टि कहां कहां जाती है। बिना राजनीतिक पार्टी का नाम लिए, बिना किसी राजनेता का नाम लिए अपना पूरा काव्य पाठ करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं राजनीति पे कतई नहीं बोलता, क्योंकि राजनीति पे कविता लिखना हमारा धर्म भी नहीं है। तुलसीदास ने कविता लिखी थी राम पे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको न जाने कौन कौन से रामों पे कविता लिखनी पड़ रही है। तब कहना चाहता हूं, सुनना, कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। आनंद के साथ सुनना, जब मैं कहूं मजा ही कुछ और है ताली बजा देना। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का,
मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और एसटी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और एसटी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, पूरा मनोविज्ञान है, पढ़े लिखे लोग सुने। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का। भले घर में जगह नहीं होगी पर पूछेगा सेठ अब कैलेंडर